Hello, good evening everyone. In the previous lecture we have discussed till the pharmacokinetics of beta blocker. We have started our topic beta blocker. Now moving on towards the adverse effect of beta blocker. Adverse effects of beta blocker. तो इसमें क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में सिमिलर पैटर्न में जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं सीवीएस पे। तो बीटा ब्लॉकर में क्या है, बीटा 1 को ब्लॉक कर रहा है, मतलब सीएनएस डिप्रेसिंग इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट कैसे आएंगे, सीएनएस डिप्रेसिंग इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, सीएनएस डिप्रेसिंग इफेक्ट्स है। इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट रेट। Okay, so it will cause bradycardia, and it will cause sick sinus syndrome. Okay, sick sinus syndrome. So it will decrease the heart rate by blocking the beta 1 receptor. And what does beta 1 do? It will stimulate, it will have cardiac stimulating effect. So when we are inhibiting the beta 1 receptor, then we are inhibiting the cardiac stimulating effect. So there is decrease in heart rate, मतलब heart rate decrease होगा, so it will cause bradycardia and sick sinus syndrome. Now moving on further with beta 2. ओके, सो बीटा 2 ब्लॉकेड की वजह से सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, जो है ब्रोंकाई, सो ब्रोंकाई में क्या होता है, बीटा स्टिमुलेशन की वजह से जब बीटा 2 स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रहता है तो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, बीटा 2 में देयर विल बी ब्रोंकोडायलेशन. सो बीटा 2 ड्रग्स आर प्रेफर्ड इन ब्रोंकियल एस्मा. बट यहां पे क्या हो रहा है, बीटा 2 ब्लॉकेड हो रहा है, तो बीटा 2 ब्लॉकेड की वजह से देयर इज ब्रोंकोस्पाज्म. ठीक है, क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म, और या तो कहें ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन. क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन. सो दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज वी हैव फर्दर डिस्कस्ड. So these drugs are contraindicated in bronchial asthma. So these drugs are contraindicated in bronchial asthma. Okay, so now moving forward, we have discussed about the beta 2, in which we have firstly discussed about the bronchi. Now इसमें जो bronchial asthma है, इसके साथ साथ COPD में भी इन ड्रग्स को यूज नहीं करेंगे. ब्रोंकियल एस्मा विथ COPD. ओके, सो ऐसी डिजीजेस में भी क्या करेंगे, इनको नहीं यूज करेंगे. क्यों, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देंगे. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, वी हैव पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज. ओके, ऑन द ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल पे क्या होता है, बीटा 2 ब्लॉकेड की वजह से जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है उसमें क्या होता है कि देयर विल बी डिक्रीज्ड पहले क्या हो रहा था, बीटा 2 स्टिमुलेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या था, वेजोडायलेशन हो रहा था, वेसल्स डायलेट कर रही थी. लेकिन अब सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब इनहिबिट हो गया. तो क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट होगा, तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा. और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी precipitation of peripheral vascular disease. So these drugs are also contraindicated in peripheral vascular disease. And why does this happens, क्यों हो रहा है vasoconstriction, due to unopposed vasoconstriction क्यों हो रहा है यहाँ पे, because of unopposed alpha 1 action. unopposed alpha 1 action क्यों, क्योंकि बीटा तो ब्लॉकेड हो गया, बीटा 2 का ब्लॉकेड हो गया, सो देयर विल बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, देयर विल बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंड ड्यू टू विच देयर विल बी इंक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इन केसेस ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस. So these drugs are contraindicated in such diseases. Now talking about the beta 2 effect or adverse effect on diabetes. Okay, so firstly we have previously also discussed this, that it will decrease the recovery time from decrease recovery from
hypoglycemic state. Okay, by hypoglycemic state by inhibiting the glycogenolysis. Okay, so it will decrease the formation of glucose and patient will have large span of hypoglycemic state and it will decrease, it is decreasing the recovery. मतलब अगर हमारा बॉडी, क्या हमारी जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज नहीं बना पाएगा या उसके रिकवरी टाइम में कमी हो जाएगी, ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसमें अगर डिले होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है वो लार्ज टाइम तक, लार्ज स्पैन तक हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में रहेगा, ठीक है। और सेकेंड काम ये क्या करता है, इट विल mask the warning symptoms of hypoglycemia. Mask the warning symptoms of hypoglycemia. It will mask the warning symptoms in hypoglycemia. So this is all about the CVS, adverse effect on CVS of beta blocker. Now moving on towards the CNS. Okay. Now moving on towards the CNS. Secondly, we will talk about CNS. So on CNS, beta blockade will cause inhibiting CNS. Okay, CNS inhibiting effects. क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर जो रहेगा वो क्या कॉज करेगा, CNS inhibiting effects कॉज करेगा, ठीक है। So it will cause depression, hallucinations, ओके, इट विल कॉज डिप्रेशन, हेल्यूसिनेशन, और दूसरी बात क्या कॉज करेगा ये, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। तो सीएनएस इनहिबिटिंग इफेक्ट्स है, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, और क्या होगा, देयर विल बी फटीग। सो दीज ऑल आर द सीएनएस इनहिबिटिंग इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज abrupt या इससे पहले बात कर लेते हैं किसकी, मस्कुलर वीकनेस की, ठीक है। देयर विल बी थर्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन मसल, मस्कुलर वीकनेस एंड टायर्डनेस। क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस एंड टायर्डनेस। Why? Because of decreased blood flow, Okay, now talking about the last one. So abrupt withdrawal symptoms. Okay, abrupt withdrawal symptoms. And we have previously discussed this topic in our general pharmacology lecture and ANS. So क्या होता है कि जब भी बीटा ब्लॉकर्स को, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स को जब भी हम लोग क्या करते हैं, सडनली स्टॉप करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब तक हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अप रेगुलेशन हो गया। क्या हो गया, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। देयर विल बी अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स ड्यूरिंग बीटा ब्लॉकेड एक्टिविटी। ओके, सो अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। सो रिसेप्टर के अप रेगुलेशन का मतलब क्या है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। जब रिसेप्टर की नंबर और इंक्रीज सेंसिटिविटी होगी, सो क्या होगा, जब बीटा ब्लॉकर को हम लोग क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे, देना बंद करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी सडन इंक्रीज इन कैटेकोलामीन लेवल, देयर विल बी सडन इंक्रीज्ड कैटेकोलामीन सिक्रीशन, कैटेकोलामीन
secretion, and it will have large number of receptor in comparison to normal ones. जब हम लोग पहले नॉर्मली क्या था, नॉर्मल फ्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे और उनकी सेंसिटिविटी भी नॉर्मल थी, लेकिन क्या हुआ जब हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर दिया तो उसकी वजह से रिसेप्टर का नंबर और उसके साथ साथ उसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो गई, एंड देयर विल बी अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एंड देयर विल बी ऑन स्टॉपिंग द बीटा ब्लॉकर क्या होगा, देयर विल बी सडन इंक्रीज इन कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन का नंबर इंक्रीज होगा। दूसरी बात, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी और उसका नंबर इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी सीवियर वार्निंग सिम्टम्स और सीवियर विथड्रॉल सिम्टम्स ऑफ द बीटा ब्लॉकेड विथड्रॉल। ओके, now moving on further, we will discuss the drug interactions of beta blocker. Drug interaction of beta blocker. Now talking about the first, we will have propranolol. Propranolol. Okay, so when we discuss about propranolol, we will discuss its interaction with verapamil. Verapamil. Okay, so both propranolol and verapamil have cardiac inhibiting effect. ठीक है, cardiac inhibiting effect. So they will precipitate the conditions of, they will precipitate angina, cardiac arrhythmia, congestive cardiac failure. Okay, so these all are the drug interactions of verapamil and propranolol. Adverse effect of interaction of propranolol on verapamil. Now talking about lignocaine. Okay, lignocaine की बात करते हैं, ठीक है। So lignocaine के साथ क्या होता है, when we administer propranolol with lignocaine, so there will be decreased clearance of lignocaine. It will decrease the clearance of lignocaine, leading to decreased by decreasing hepatic blood flow. And this topic we have previously discussed in our general pharmacology lecture, that few drugs can alter the absorption of few drugs by decreasing the hepatic blood flow or hepatic extraction ratio. Okay, so they will decrease the clearance of lignocaine by decreasing the hepatic blood flow and increase the local anesthetic effect of the lignocaine. Now talking about the next, that is propranolol with NSAID. Okay, so NSAIDs inhibit the prostaglandin synthesis. अब prostaglandin के synthesis को decrease करेगा, so there will be retention of water and sodium ion, and it will decrease the antihypertensive effect. It will decrease the antihypertensive effect of beta blocker. It will decrease the antihypertensive effect of beta blocker. Okay.
Now moving on further, we will discuss about the second one, that is cholestyramine and cholestyramine. Cholestyramine and cholestyramine. So they interact with beta blocker. Their interaction with beta blockers. Okay, so cholestyramine and cholestyramine are the bile binding agents. ठीक है, these are the bile binding agents. Bile binding agents. So they will bind beta blocker. So they will further bind beta blockers along with them. Okay, they will bind beta blocker and decrease the absorption of beta blocker, and they will decrease the absorption of beta blocker. Now discussing about the third drug interaction. Sulfonyl urease and insulin with beta blockers. What? Sulfonyl urease and insulin with beta blocker. जब भी हम लोग सल्फोनाइल यूरिएज और इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होगा, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, ठीक है, जब भी देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, तब हम लोग इनको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तब हम इनको क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज्ड सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। व्हाट? देयर विल बी इंक्रीज्ड सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, and due to sympathomimetic stimulation there will be effects on heart. Okay, so there will be effect on heart, there will be effect on liver, heart, skeletal muscle, and on the blood vessels, ठीक है। So what are the effects of increased sympathomimetic activity on liver? So firstly बीटा 2 स्टिमुलेशन की वजह से लिवर में क्या होगा? बीटा 2 स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा लिवर में, कि जो ग्लाइकोजन है हमारा, जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में। द ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। नाउ टॉकिंग अबाउट हार्ट ऑन मायोकार्डियम की बात करते हैं, ठीक है। सो हार्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो हार्ट में क्या होगा बेसिकली, कि देयर विल बी इंक्रीज्ड टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस। देयर विल बी इंक्रीज्ड, ये क्या है? बीटा 1 स्टिमुलेशन की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड टैकीकार्डिया एंड इंक्रीज्ड palpitations on heart. Now talking about the next, that is smooth muscles. So they will cause tremors. ये क्या है? हमारी स्मूथ मसल। सो स्मूथ मसल में बीटा 2 स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? देयर विल बी ट्रेमर्स। ओके, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल में क्या होगा? देयर विल बी अल्फा 1 एंड बीटा 2। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? अल्फा 1 और बीटा 2। सो देयर विल बी vasoconstriction. So there will be vasoconstriction due to increased, जिसकी वजह से क्या होगा? increased blood pressure, ठीक है। क्या होगा? increased blood pressure due to unopposed action of
अनअपोज्ड एक्शन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अब जब हम लोग बीटा ब्लॉकर को एडमिनिस्टर करते हैं तो सबसे पहली बात, जब बीटा 1 ब्लॉकेड हो जाएगा, जब बीटा 1 ब्लॉकेड हो जाएगा और बीटा 2 ब्लॉकेड हो जाएगा, सो दीज सिम्टम्स कैन नॉट बी नोटिस्ड, so these symptoms cannot be noticed, so there will be masking of symptoms। ठीक है, तो जो हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स थे तो पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आएंगे नहीं। दूसरी बात क्या करेगा कि बीटा 2 ब्लॉकेड की वजह से क्या हो रहा है, देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ, देयर विल बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोप्रेनोलॉल propranolol and other drugs। ठीक है, तो सबसे पहली बात देयर विल बी मास्किंग ऑफ सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द बीटा 2 इफेक्ट की बात करें, बीटा 2 ब्लॉकेट की बात करें, सो इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ, और कहा जाए तो रिकवरी, देयर विल बी डिक्रीज्ड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, डिक्रीज्ड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। ठीक है, डिक्रीज्ड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। नेक्स्टली इट विल कॉज, ठीक है, इट विल कॉज, ये क्या करेगा, कॉज करेगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर बीटा 2 का ब्लॉकेड हो जाएगा, सो देयर विल बी अनअपोज्ड एक्शन ऑफ अल्फा 1। सो ये सारे क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। इसीलिए क्या होता है, कभी भी जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है किसी पेशेंट को, तो जो मोस्ट स्पेसिफिक साइन और सिम्टम रहता है वो रहता है ड्यू टू ACH, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ACH एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज्ड स्वेटिंग। ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज्ड स्वेटिंग ड्यू टू एसिटाइल कोलिन, और ये जो सिम्टम है ये बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर की वजह से कंट्रोल नहीं होता है। सो दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर। ओके, therapeutic uses of beta blocker. So in this also firstly we will start with CVS. Okay, we will start with CVS. In CVS firstly we will have, that is hypertension. So beta blockers are used in all grades of hypertension, with angina, cardiac arrhythmia, and myocardial infection. Okay, so beta blockers are used in all grades of angina. अब बात करते हैं nextly, what are the advantages of using the beta blocker? Advantages of using the beta blocker, so these are long duration. Nextly, they are cheaper. ओके, ठीक है, क्या क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, चीपर है, फिर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन आर रेयर, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज आर रेयर, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज आर रेयर। क्या क्या हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, चीपर है, सोडियम और वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस किया था, क्या कि एनसिड्स के साथ जब हम लोग प्रोप्रेनोलॉल को दे रहे थे, बीटा ब्लॉकर को एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो वो क्या करा रहा था कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन करा रहा था और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम कर रहा था। सो बीटा ब्लॉकर की लेकिन क्या खास बात होती है कि इसमें जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन है वो बहुत रेयर होता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कभी भी प्रोप्रेनोलॉल को एनसिड्स के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोप्रेनोलॉल को एनसिड्स के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। लास्ट बात क्या है कि इट इज वेल टॉलरेटेड, क्या, वेल टॉलरेटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आफ्टर ए बी, दैट इज इट इज यूज्ड इन angina and myocardial infection. So it is used firstly in myocardial infection to decrease the infarct size,
to decrease the infarct size. Now talking about angina. So angina में क्या होता है कि it decreases the myocardial O2 demand. Myocardial O2 demand. Nextly, it will decrease the cardiac workload. It will decrease the cardiac workload. इसके बाद बात करें तो it will decrease frequency of anginal attack. एंजाइनल अटैक की क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देगा, ठीक, बाय डिक्रीजिंग हार्ट रेट. ओके, इंक्रीजिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस. ठीक है, एक्सरसाइज करते टाइम एंजाइना का अटैक आना फ्रीक्वेंट रहता है. सो इस टाइम पे क्या करेगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंप्रूव करेगा और डिक्रीज करेगा प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर. ओके, डिक्रीज करेगा आर्टेरियल प्रेशर. सो दिस इज ऑल अबाउट द थेरापेटिक यूजेस. Nextly, moving on towards the, we are continuing with this. Okay, so we have discussed the two things. Now moving on towards the few more adverse effect on CVS. It is used in cardiac arrhythmias. Cardiac arrhythmias. ठीक है, सो ये किस में यूज होता है, यूज्ड इन आर्टेरियल एरिथमियाज. रेयरली यूज्ड फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. Nextly, it is used in atrial flutter, atrial fibrillation, and PSVT. And PSVT. Okay, now talking about the next, it is used in congestive cardiac failure. ठीक है, it is used in congestive cardiac failure. Okay, it is used in congestive cardiac failure. So क्या क्या यूज होता है, CMB, कार्वेडिलॉल, मेटाप्रोलॉल और बीटाजोलॉल. ठीक है, क्या क्या यूज होता है, कार्वेडिलॉल, मेटाप्रोलॉल और बीटाजोलॉल यूज होता है. ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में. लेकिन क्रॉनिक यूजेज में क्या होता है कि इट विल डिक्रीज मोर्टेलिटी. It will decrease the mortality. Okay, so now moving on further with कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया. इसके बाद ये क्या किस में यूज होता है, हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी.
कार्डियोमायोपैथी में ये कहाँ यूज होता है? हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज होता है, ठीक है। सो ये क्या करता है? डिक्रीज करता है आउटफ्लो रेजिस्टेंस को। क्या करता है? हाइपरट्रॉपिक कार्डियक हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या करता है कि डिक्रीज करता है आउटफ्लो रेजिस्टेंस को। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा अपना प्रोप्रेनोलॉल। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, सो एफ इट इज यूज्ड इन डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। सो ये जैसे ब्लड वेसल है हमारी, ठीक है, ये इसका ल्यूमेन है। अब इसको सामने से देखते हैं, ठीक है, तो ये ल्यूमेन है। अब क्या होता है कि कभी कभी जब एन्यूरिज्म होता है तो ये जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल की वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो जब वो वीक हो जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्लड ल्यूमेन में जाने के बजाय ये ल्यूमेन है इसका, ठीक है, वो अपना एक नया रूट क्रिएट करने लगता है और इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सो डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो बीटा ब्लॉकर यूज होता है वो किस में यूज होता है? बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म में कौन यूज हो रहा है? बीटा ब्लॉकर्स यूज हो रहे हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। सो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये जो वॉल जो नया मतलब रूट क्रिएट हुआ है उस पर एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और क्या होगा? वो मैनेज रहेगा कुछ दिन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हमने एडवर्स इफेक्ट में भी डिस्कस किया था कि पहले हमने सीवीएस के पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ सीएनएस। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आफ्टर सीवीएस वी विल डिस्कस द सीएनएस टॉपिक्स। सेकेंडली अबाउट सीएनएस। सो अभी तक जितने भी हमने सीवीएस में डिस्कस किए उनका निमोनिक है H2AC2D, दैट इज हैक्ड। हैक्ड में क्या हो जाएगा? एक तो हाइपरटेंशन हो गया HTN, नेक्स्ट क्या हो गया? हाइपरट्रोफाइड ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट ए में क्या हो गया? एंजाइनल अटैक में। सी में क्या क्या आ गया? कार्डियक एरिथमिया आ गया और क्या आ गया हमारा? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। और ये नेक्स्ट में क्या आ गया? डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म आ गए, ठीक है। सो दीज हैक्ड, ठीक है, निमोनिक इज हैक्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीएनएस। सीएनएस में क्या होता है? निमोनिक PEA, दैट इज अपना ये क्या हो गया? प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन में, ठीक है। सो P एंड M, प्रोप्रेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ठीक है। प्रोप्रेनोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल आर यूज्ड टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन अटैक्स। Now talking about the E, that is essential tremors. It is used in essential tremors. कैसे कि essential tremors में बेसिकली क्या हो रहा है कि ओरल प्रोप्रेनोलॉल को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ओरल डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो, डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो, ठीक है, और प्रोवाइड नेक्स्टली टॉकिंग अबाउट एक्यूट
एंजाइटी अटैक्स। एक्यूट अटैक्स ऑफ एंजाइटी को भी कंट्रोल करता है, कैसे? इट विल इनहिबिट और ब्लॉक सिम्टम्स लाइक टैकीकार्डिया, palpitations, sweating, tremors। सो इन सबको ये क्या करेगा? बेसिकली कंट्रोल करके रखेगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज आई। So it is used in glaucoma to decrease intraocular pressure or to decrease formation of aqueous humor। ठीक है, in order to decrease the intraocular pressure and decrease the formation of aqueous humor टॉपिकली क्या यूज होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया, ग्लोकोमा में टॉपिकली टीमोलॉल एडमिनिस्टर करते हैं। प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी टीमोलॉल की, सेफ होता है, वेल टॉलरेटेड होता है, काफी चीप होता है, ठीक है, इजीली क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन, मतलब जो कॉर्निया या जो बैरियर रहता है उसको। सो टीमोलॉल और क्या यूज होता है? सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सीडीएस इफेक्ट्स। ठीक है, सो इसमें क्या यूज होता है? बीटाजोलॉल। क्या यूज होता है? बीटाजोलॉल, कार्टेलॉल। ठीक है, सो ये तो हो गया किस पे? आई पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन और लास्ट वन, दैट इज ऑन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। क्या? मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। So in metabolic effects, it is used in pheochromocytoma. It is used in pheochromocytoma to inhibit or block, in order to block symptoms. Symptoms like tachycardia, palpitation, tremor, tachycardia, palpitation, tremors. Okay, but not used alone. But not used alone. Nextly it is used in hyperthyroidism। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ बी की अगर बात करें तो ये किस में यूज होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म में, या तो कहे थायराइड स्टॉर्म में भी यूज होता है। ठीक है, इट विल डिक्रीज द और इट विल डिक्रीज टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, एंजाइटी अटैक। सेम फंक्शन है, एंजाइटी अटैक। और एक जो इंक्लूड होगा इसमें, वो क्या करता है? ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 टू T4 को भी क्या करता है? मतलब वो करता है, क्या कहते हैं? पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 टू T4 को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। अब इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करते हैं, अल्कोहल विथड्रॉल में यूज होता है। किसमें? अल्कोहल विथड्रॉवल में बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन अल्कोहल विथड्रॉल।
Now talking about selective beta blockers. Now talking about selective बीटा ब्लॉकर. अभी तक क्या पढ़ा हमने? थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया, ड्रग इंटरेक्शन देख लिया, एडवर्स इफेक्ट देख लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. इन दिस वी फर्स्टली हैव एस्मोलॉल. व्हाट? एस्मोलॉल. ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल एक्टिंग, extremely small acting. Why? Because it is also degraded by pseudocholinesterases. ठीक है, अब इसके बाद जो बात करेंगे तो इसका जो डोज रहता है 0.5 mg पर kg पर मिनट. कितना रहता है? 0.5 mg पर kg पर मिनट. इसको यूज करते हैं 0.5 kg पर 0.5 mg पर kg पर मिनट यूज करते हैं. इसका जो टी हाफ होता है वो कितना होता है? 10 मिनट्स होता है. कितना होता है? 10 मिनट्स होता है. ठीक है, इसका टी हाफ कितना होता है? 10 मिनट्स होता है. देयर विल बी नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट. हमने पहले भी डिस्कस किया था मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन. ठीक है, या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, या MSA ही कहा जाए, नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन. मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन नहीं रहता है. ठीक है, और यूजेस की अब बात करते हैं. सो इट इज यूज्ड इन, यूजेस से पहले इसका कोई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन नहीं रहता और ISA इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं रहती. लेकिन जो इसके यूजेस हैं वो किस में यूज होता है? सुप्रा वेंट्रिक्यूलर एरिथमिया. फिर सुप्रा वेंट्रिक्यूलर एरिथमिया. ठीक है, नेक्स्टली जो इसका यूज है वो किस में है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में. किस में? हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में. और लो लिपिड प्रोफाइल में. किस में? लो लिपिड प्रोफाइल में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्मोलॉल. और इसी का जो एक और ड्रग रहता है. ठीक है, अब बात करते हैं इसी के साथ डिस्टिंग्विशिंग फीचर में ही बात कर लेते हैं अभी टेनोलॉल की. ठीक है, सॉरी, टेनोलॉल भी इसी के साथ आएगा. एस्मोलॉल के साथ ही स्टडी करते हैं, लेकिन इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर पढ़ेंगे हम लोग किसके साथ? प्रोप्रेनोलॉल के साथ. ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल के साथ. ठीक है, तो प्रोप्रेनोलॉल कैसा है? नॉन सिलेक्टिव. ये कैसा है? सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ये कैसा है? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ठीक है, फिर ये क्या है? हाईली लिपिड सॉल्यूबल. या अगर कहा जाए सबसे पहले तो लार्ज डोजेस पे क्या करता है? इट हैव मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट और एक्शन. और इसका नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन. नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट. सो हाईली लिपिड सॉल्यूबल. हाईली लिपिड सॉल्यूबल. ठीक है, नॉट लिपिड सॉल्यूबल. ठीक है, या कहा जाए पुअर लिपिड सॉल्यूबल. पुअर लिपिड सॉल्यूबल. अब हाईली लिपिड सॉल्यूबल है, सो क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. सो हैव CNS साइड इफेक्ट्स. CNS साइड इफेक्ट्स. लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होंगी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेंगी, तो उनका CNS साइड इफेक्ट्स आएगा. सब ये नहीं कर रहा है तो कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर.
and do not have CNS side effects. CNS side effects, do not have CNS साइड इफेक्ट्स. ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये कैसा होगा? लेस पोटेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ये कैसा होगा? हाईली पोटेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. अब नेक्स्ट जो बात करते हैं कि इसीलिए क्या करते हैं, प्रोप्रेनोलॉल SR यूज करते हैं. SR जिसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 24 आवर्स रहता है. सो लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है. सो दिस इज अबाउट द प्रोप्रेनोलॉल एंड टेनोलॉल. Now talking about selective beta blockers with vasodilatory action. Vasodilatory action. ठीक है, selective beta blocker with vasodilatory action. So in this we have labetalol. So it will block beta 1, beta 2 और अल्फा 1. ठीक है, सो बीटा 1 ब्लॉकेड, बीटा 2 ब्लॉकेड एंड अल्फा 1 ब्लॉकेड. क्या क्या ब्लॉक कर रहा है? बीटा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉक कर रहा है कौन? लाबेटालॉल. ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्टली इसमें क्या है. लाबेटालॉल की खास बात क्या है कि इट हैव इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट एट partial agonist at beta receptor. ठीक है, partial agonist at beta receptor. Next talking about इसको क्या करते हैं? ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंड आईवी भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर हाइपरटेंसिव ठीक है, अगर असेंशियल हाइपरटेंशन है, तो इसको ओरली यूज करेंगे. और अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है, तो इसको यूज करेंगे आईवी. क्यों? क्योंकि आईवी में क्या होगा कि बायो अवेलेबिलिटी इस ड्रग की काफी ज्यादा रहती है. ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज्ड रहती है. सो इसको जब आईवी यूज करेंगे तो क्या होगा? काफी अच्छे इफेक्ट्स होंगे उसके. ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन फर्स्ट थिंग, एंड नेक्स्टली हिपैटोटॉक्सिसिटी. पोस्चरल हाइपोटेंशन और क्या? हिपैटोटॉक्सिसिटी. Now talking about the next, कार्वेडिलॉल. क्या? कार्वेडिलॉल. ठीक है, सो ये क्या करता है? अल्फा 1 को तो ब्लॉक करता ही है, उसके साथ बीटा 1 ब्लॉकेड करता है, बीटा 2 ब्लॉकेड करता है और कैल्शियम के आयंस को भी, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है. ठीक है, सो इसका भी वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है. दूसरी बात एंटी प्लेटलेट और एंटी प्रोलिफरेटिव और दूसरा एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है. क्या? एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है और एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट है. एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट. It is more cardio selective
सिलेक्टिव। सो हिपैटोटॉक्सिसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। इट इज मोर कार्डियो सिलेक्टिव। बट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म यूज पे इट विल डिक्रीज द मोर्टेलिटी। Mortality in congestive heart failure. It do not have intrinsic sympathomimetic activity but have membrane stabilizing active effect. membrane stabilizing agent है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट ड्रग की, सेलिप्रोलॉल। तो ये क्या है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर एंड बीटा 2 स्टिमुलेटरी इफेक्ट। कौन है, सेलिप्रोलॉल, ठीक है। बीटा 2 में स्टिमुलेटरी इफेक्ट कर रहा है, मतलब एगोनिज्म कर रहा है, ठीक है। बीटा 2 में क्या कर रहा है, एगोनिज्म कर रहा है, और बीटा 1 को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वीक वेजो डायलेटरी इफेक्ट। वीक वेजो डायलेटरी इफेक्ट क्या होगा इसका, वीक वेजो डायलेटरी इफेक्ट। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ब्लॉकर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर, जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो थैंक यू।